ये शहर का दिल है, ऐसा हमें हमारे ललन टॉप के एक दर्शक ने बताया। ये शिव चौक है। शिव चौक मुजफ्फरनगर ज़िले में है और शहर में है और ये उत्तर प्रदेश में है। ये इसलिए बता रहा हूँ, कई लोग कहेंगे अरे साहब ये तो सबको पता है, तो हम कहेंगे भाई कई लोग हैं जो यूपी के भूगोल से ना वाकिफ़ हैं। हालांकि मुजफ्फरनगर का जिक्र आते ही दो तीन चीज़ें लोगों के दिमाग में कौनती हैं। एक तो 2013 का जो दंगा हुआ था वो, इसके अलावा ये भारतीय किसान यूनियन का भी सब कार्यक्रम यहीं से चलता है। बड़ी महापंचायत होनी है 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में, तो उसके भी चर्चे हैं। तो ये खबरों में बना रहता है मुजफ्फरनगर। लेकिन फ़िलहाल हम जिस एक खबर के पीछे आए हैं वो यहाँ पे है। ये बैनर देखिए, ये 25 वर्षों से सत्याग्रह कर रहे हैं मास्टर विजय सिंह जी, और जगह भी इन्होंने लिखा हुआ है कि 26 फरवरी से 18 सितंबर 19 तक, 96 से 2019 तक यहाँ। फिर यहाँ पर एक डीएम आई, वो बोले कि भाई ये कलेक्ट्रेट है, यहाँ पे आप बिल्कुल आवाज़ थोड़ी बना लोगे, तो हुआ कि जी कोई और जगह दे दी जाए। तो फिर 18 सितंबर 2019 से शिव चौक पर धरना शुरू हुआ है। और 2 अपडेट हैं फ़िलहाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश 8 अप्रैल 2019 पर हुई जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की प्रतीक्षा, और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आदेश पर गठित हाई पावर कमेटी के परिणाम की प्रतीक्षा। अब ये मामला क्या है, बैनर पे भी लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग मास्टर विजय सिंह जी से खुद भी पूछ लेंगे। और बड़े दिनों बाद मुझे विनोबा भावे की भी तस्वीर दिखी है। नई पीढ़ी में जो लोग विनोबा भावे को ना जानते हों, उन्हें इनके बारे में पढ़ना चाहिए। पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे गांधी जी के आंदोलन में, और भूदान आंदोलन चलाया। हालांकि विनोबा एक ऐसे समय में जब देश बड़े राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था, तब इन्होंने इमरजेंसी को अनुशासन पर्व कहा था, तो इसको लेके आलोचना भी होती है। तो जो कोई भी समाज के बीच रहेगा, कोई स्टैंड लेगा, वो प्लस माइनस होगा। पर विनोबा भावे के बारे में आपको जानना चाहिए। आइए मास्टर जी, ये क्या है मामला? ये भूमाफियाओं के खिलाफ है। 25 साल से जी, 25.5 साल हो गए। हाँ, तो विस्तार से बताएं क्या है ये भूमाफिया का मामला। देखिए, मैं एक अध्यापक था और मेरे गांव में बहुत ही दबंगई थी, बहुत ही गुंडागर्दी थी, और वहाँ की जो सार्वजनिक जमीन थी वो भूमाफियाओं ने कब्जा ली थी। चौसाना की? जी हाँ। तो चौसाना में एक भूखे बच्चे को देख करके मेरा सारा बदल गया कि जिस गांव में इतनी ज़मीन हो और वहाँ का बच्चा एक भूखा हो। वहाँ से मैंने अपने छोटी सी नौकरी से इस्तीफ़ा दिया और इसके बाद मैंने अपने गांव पर शोध किया। शोध करने के बाद जो है मुझे पाया कि मेरे गांव में 4575 बीघे सार्वजनिक ज़मीन है और उस पर 4000 बीघे पर अवैध कब्जा है। किसका कब्जा है? एक पूर्व विधायक ठाकुर जगत सिंह हैं और अदर भी हैं। ये 4000 में सब बंदर बांट हो रही है। तो मैंने लिख करके सभी अथॉरिटी को दिया। मेरी बात कब दिया आपने लिख के? ये 23 मार्च 95 को। और जब मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं 26 फरवरी 1996 को कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गया। इसकी जांच कराइए। मैं एक सत्याग्रह पर आ गया था और इसमें मैं बार बार ये कहता हूँ, यदि ये घोटाला सही है तो कार्रवाई कर दीजिए, अगर घोटाला नहीं है तो इन हाथों में हाथाकड़ी पहना करके जेल भेज दीजिए, मुझे फांसी दे दीजिए। मैंने योगी जी की सभा में कहा था इस डेट पर कि मान्यवर इसमें जांच कराइए, और जांच कराने के बाद जो भी गुण दोष के आधार पर मैं भी कोशिश कार्रवाई कराइए, नहीं तो मुझे जो है जेल में दीजिए। कानून का मजाक मत उड़ने दीजिए। 4000 बीघे जमीन मेरे कहाँ पे अटकी हुई है जांच? ये जांचें तो बहुत हो चुकी है, उसमें हर स्तर पर जांच हो चुकी है। सीबीसीआईडी जांच कर चुकी है, इसमें आईजी स्तर पर जांच हो चुकी है। आईजी सीबीसीआईडी एसी शर्मा साहब ने जांच कर चुके हैं, सब लोग जांच कर चुके हैं। क्या निष्कर्ष निकला जांच? पॉजिटिव है। जो योगी जी ने आदेश दिया था वो 17 पेज की रिपोर्ट है और मैं आपको दूंगा, और उसमें अवैध कब्जा भूमाफिया सब है। कहाँ है वो आदेश? दिखाएं जरा, लेकर आपके पास? मेरे पास कॉपी मैं बताया था कि आप मेरे पास वहाँ चले, वहाँ से मेरे कुटिया पर रखा है। अच्छा, आपकी? हाँ, मेरे पास एक आश्रम है, आप कुटिया है वहाँ पर। अच्छा, तो ये जो गांव है मास्टर जी, ये गांव तो अब शामली जिले में पड़ता है। आप जा। तो मुझे किसी ने ये भी कहा कि भाई मामला शामली का है, मास्टर जी मुजफ्फरनगर में बैठे हैं। एक बात बताइए, मैं दरा ठाई घूमूँ क्या? मैं यहीं से 17.5-18 साल में यहीं रहा, और मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान का जिला थोड़ा है वो। मुख्यमंत्री तो एक है, भाई कार्रवाई कर दीजिए। कुछ मामले यहाँ के भी है, दोनों जिलों में 7 लाख बीघे हैं अगर नहीं है जमीन। आज तालाबों पर, वन की विभाग पर, और ये दुनिया भर के अवैध कब्जे हैं। आज काफ़ी लोगों पर कार्रवाई हुई। 26 साल पहले हम बोले थे कि अवैध कब्जे हैं। 26 साल पहले कोई नहीं जानता था अवैध कब्जे क्या है, भूमाफिया क्या है।
26 साल पहले अनुमान लगाइए, आज जो है सपा सरकार भी इस एजेंडा बनाती है, आज बसपा सरकार भी एजेंडा बनाती है, आज योगी जी भी एजेंडा बनाते हैं। तो आज जो है ये इस मामले का, अवैध कब्जों का, भ्रष्टाचारियों का, भूमाफिया का एजेंडा तो बना। और काफ़ी ज़मीनें इस ज़िले में 62,000 बीघे के करीब जो है दोनों ज़िलों में मुक्त भी हो चुकी है। मैं अपने गाँव किसके समय में मुक्त हुई जमीन? ये अभी कौशल राज शर्मा जी थे, PM थे यहाँ। हाँ, जो अब वाराणसी के, उनके समय में बहुत ज़मीनें मुक्त हुई और कब्जे बहुत हैं। 7 लाख बीघे दोनों जिलों में बहुत ज़मीनें हैं, हर जगह ज़मीन है। तालाब तो कोई छोड़ा ही नहीं है। बार बार सुप्रीम कोर्ट, बार बार हाई कोर्ट, बार बार डायरेक्शन होती है कि भैया आप इन कब्जों को हटवाइए, पक्की नहीं होता। चूँकि भूमाफिया क्या करते हैं, भूमाफिया जिनकी भी सरकार आती है उन्हीं के पीछे खड़े हो जाते हैं। अब ये 4,000 बीघे है, इसी की आमदनी जो है वो देते रहते थे, खेती हो रही है, बढ़िया ज़मीनें हैं। और मैं कह रहा कि देखिए धरने प्रदर्शनों का मैं ये भी कहता हूँ कि मजाक नहीं होना चाहिए। अगर मास्टर वीर सिंह गलत है तो वो बाहर नहीं होना चाहिए। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में, मेरी IPC CRPC का मजाक नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ। मास्टर विजय सिंह जी जो बात कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट जब ये कह रहे थे तो मुझे इनकी बात सुनते सुनते ये लगा कि इसको लेके फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बने, क्योंकि सरकार खुद कई जगहों पर मुकदमेबाजी में फंसी है कि उनकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है। हमने देखा होगा जब प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है तो बोर्ड लगा होता है कि ये फलाने की प्रॉपर्टी है ना, ऐसे होता है। तो क्या गांव में भी ऐसा हो सकता है कि ग्राम समाज की जो भूमि है, अब कई साथी जानना चाहेंगे कि ग्राम समाज की भूमि क्या होती है। जैसे एक गाँव है तो गाँव में बहुत सारे लोगों के निजी खेत हैं, मकान हैं, काफ़ी भूमि है जो ग्राम समाज की होती है, जो पंचायत के नियंत्रण में आती है। तो उसमें आप उसको यूँ समझ लीजिए कि एक किस्म की सरकारी ज़मीन है। तो उससे कई दफ़ा पट्टे भी होते हैं, कई दफ़ा जो दूसरा निर्माण कार्य होना है सरकारी वो भी उसी में होता है। लेकिन ये बड़े पैमाने पर देखा गया है कि तालाब या इस तरह के जो दूसरे तालाब जैसे गांव में जो होते हैं परंपरागत, वो भी ग्राम समाज के अंतर्गत आते हैं। तो इन पर भूमाफियाओं का नियंत्रण होता जा रहा है। जब लोग बिहार में गए थे, दरभंगा वगैरह में भी, तो वहाँ पर भी ये बार बार बात आई थी कि साहब जो पुराने तालाब थे उनको पाट के, पूर के और वहाँ पे प्लॉटिंग कर दी जा रही। तो विजय सिंह जी उसी की तरफ ध्यान दिला रहे हैं। एक सवाल आपसे और पूछूंगा, आपने जैसे कौशल का जिक्र किया जो यहाँ DM रहे हैं, तो इस सरकार ने ये दावा भी किया है कि हमने भू माफियाओं पे बहुत काम किया है। लेकिन एक दावा आपके बारे में लोग और भी करते हैं कि अब तो मास्टर विजय जानते हैं कि उनकी पहचान ही है कि वो धरने पे बैठे हैं, अब उनको आनंद आने लगा, अब तो वो रिकॉर्ड बनाने के लिए बैठे रहते हैं। नहीं, मैं कह रहा बैठने क्यों देते हो भाई, मैं किसान यूनियन या कोई वो नहीं है कि मेरे पीछे जन समुदाय में तो अकेला हूँ। मैं क्या कह रहा भाई, इसे कह दीजिए कि ठप्पा मार दीजिए कि ये गलत है। मतलब निस्तारण करिए। अच्छा ये बताइए विजय जी कि आपके घर वालों का क्या रिएक्शन होता है इस पर? ईमानदारी का रिएक्शन अच्छा नहीं होता, अगेंस्ट है। घर वाले इसके अगेंस्ट हैं? मुझे ठीक नहीं मानते। क्या बोलते हैं घर वाले? भाई मैं 25-26 साल हो गए, उन्हें कुछ दिया नहीं, कुछ नहीं किया, तो मुझे कौन घर वाला पसंद करेगा? कोई नहीं करेगा। ईमानदार हूँ मैं गलत काम नहीं कर सकता। मैं चौड़े में यहाँ शिव चौक में हल्ला मचा के कह रहा हूँ, कोई हो तो 25 साल हो गए मुझे, साढ़े कोई उंगली उठा के दिखाए। ये मेरा अंदर का ईमानदारी का जलाल बोल रहा है। इस जिले में कोई उंगली नहीं उठा पाया आज तक। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा कि मास्टर विजय सिंह ने जो है ये कर लिया, गलत नहीं मेरे पे। अच्छा विजय जी, एक आखिरी सवाल कि आप मुजफ्फरनगर ज़िले से हैं, क्या यहाँ की समस्याएं हैं, क्या यहाँ की खूबियाँ हैं जो दर्शक नहीं जानते, ज़रा उनको बताएं। देखिए यहाँ पर जो है खूबियाँ तो बहुत हैं। क्या जैसे? भाई यहाँ लोग बहुत प्यार से बहुत रहते हैं। अच्छा, प्यार भी बहुत है यहाँ। जो पृष्ठभूमि है वो अलग है और यहाँ पर आपस में प्यार भी बहुत है। गन्ना बेल्ट है, मिठास है, बाकी जो है कहीं ऊपर से खटास भी है। हाँ, ये ऊपर से की खटास जरा समझाइए। राजनीतिक, राजनीति में जो कुछ जाता है तो वहाँ खटास पैदा हो जाती है। अंदर जो है राजनीति से उतरी है, यहाँ मिठास ही मिठास है। चूँकि राजनीति करनी है ना, वो उसके कपड़े पाड़ेगा, ये इसके कपड़े पाड़ेगा, ये कर देगा, वो सलड़ा होगा, वो सलड़ा, ये है। अंदर जो है आपको हर जगह यही कहेंगे, आइए बैठिए, चाय पीजिए, दूध पीजिए, मट्ठा पीजिए, बैठे। सब लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही रहते हैं, कोई ऐसा नहीं। चलिए, आपने मास्टर विजय की कहानी सुनी। यहाँ पे कुछ ललन टॉप के दर्शक भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, अमित नाम है मेरा। अमित, क्या करते हो अमित? सर वैसे तो मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं 2 बार शूटिंग और आर्चरी का नेशनल खेल चुका हूँ।
शूटिंग भी और आर्चरी आर्चरी भी? जी सर। यार ये तो बड़ा गजब की वैरायटी है, शूटिंग और आर्चरी। मैं आर्चरी करता था, लेकिन मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया, तो उस वजह से फिर मुझे छोड़ना पड़ गया गेम। अब आप शूटिंग करते हो? नहीं सर, अब मैं स्टूडेंट हूँ, मतलब पढ़ाई करता हूँ सर। यार अमित, तुम अपने गांव का कुछ बड़ा जलवेदार चीज बता रहे थे, दर्शकों को बताओ। वैसे तो हम कोशिश करेंगे इनके गांव जाएं, पर इनकेस नहीं जा पाते हैं तो सर मेरे गांव में लगभग नाम 100 तो बताओ गांव का। सर सिकंदरपुर नाम मेरा मोरना ब्लॉक के अंदर आता है, जो भोपा के पास। तो मेरे गांव में से गंग नहर होकर बहती है, तो वहाँ पर लगभग 100 साल पहले जो था ब्रिटिशर्स का उस टाइम राज था, तो उन्होंने वहाँ पर अपना आर्किटेक्ट बिल्ड किया, मतलब अच्छी बिल्डिंग बिल्ड की। और उसके अंदर उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि पानी के अंदर ही चक्की घूमती है, उसके अंदर फिर आटा पिसता है। तो वो आटा, उसका ये खासियत है कि वो बहुत ठंडा प्रकार का होता है, यानी कि जो नॉर्मल चक्की में आटा पिसता है वो गर्म, उसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन जो उस चक्की में पिसता है उसका वो चक्की अभी चल रही है? ये चल रही है अब प्रेजेंट। देखना पड़ेगा। तुम भी वहीं के हो क्या? जी सर, सिकंदरपुर। जी सर। बढ़िया। क्या करते हो गुरु? सर स्टडी करता हूँ अभी तो। क्या लग रहा है यहाँ? क्या लेखपाल की तैयारी चल रही है सर। लेखपाल की तैयारी? अच्छा ये बताओ, जैसे हमको लेखपाल बनना हो तो हमें क्या करना होगा? सर अभी पैट का उम्र एग्जाम। कितना? पहले सब सर बेसिक से बताओ ना। बेसिक सर 18 से 40 साल की उम्र लिमिट है। मतलब मैं अभी लेखपाल बन सकता हूँ? है, मेरी उम्र 37-38 साल है, मैं लेखपाल की अर्हता रखता हूँ। फिर इम्तिहान होगा? सर हमने अभी अब यूपी गवर्नमेंट ने सभी एग्जाम के लिए कॉमन टेस्ट कर दिया है, पीईटी। सब एग्जाम के लिए कॉमन टेस्ट। तो ये अच्छा फैसला है कि खराब? नहीं सर, अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है सर। अब यहाँ पीईटी से क्या क्या भर्ती होगी? सर उस पीईटी जो यूपी एसएससी जो कराई, उसमें सभी भर्ती उसके अंदर होंगी। ग्रुप सी की जो भर्ती आएंगी सब उसके अंदर आएंगे सब सर। एक ही में आएंगे? जी सर। फिर उसमें मेरिट बनेगी और अलग अलग चीजें सर्विस एलोकेट होंगी? जी सर। अभी जैसे 7,882 पोस्ट हैं लेखपाल की, तो उसके आधार पर जो पैट का एग्जाम हुआ है उसके 15 गुने बच्चे फाइनलिस्ट होंगे, फिर वो लेखपाल के पेपर में बैठेंगे। तो फिर लेखपाल का अलग पेपर होगा? लेखपाल का होगा, हम दोनों का पैट क्लियर हो गया है सर, खुशी की बात है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, खुशी की बात तो है गुरु। हैं, अभी तुमको घेवर खिलवाते हैं। वो कहाँ गए अतुल्य? अच्छा हाँ, ये हमारे दोस्त घेवर लेके आए हैं देवबंद से। अच्छा, तो अब फिर मैं रिटर्न में बैठूंगा, उसके बाद क्या होगा? सर रिटर्न में बैठे, उसके बाद अब मेन जो पेपर होगा वो होगा, यानी कि क्या पूछते हैं उस पेपर में? सर उस पेपर में ग्राम विकास एक सब्जेक्ट है, फिर मैथमेटिक्स एक पोर्शन है। ग्राम विकास एक सब्जेक्ट? जी सर। उसके बाद एक पोर्शन मैथमेटिक्स का है, एक हिंदी का है, और सर एक रीजनिंग का है। फिर वो जो पहले लेखपाल में दौड़ लगानी होती थी? जी सर, वो नहीं है सर, पहले लगानी होती थी जी सर। कितनी? नहीं सर, लेखपाल में दौड़ नहीं थी। नहीं गुरु, चेक करो, हमको तो ऐसे ही ध्यान कि पहले लेखपाल में दौड़ बहुत लगानी होती है। नहीं सर, वो तो उसमें है सर, वन विभाग या में कुछ सर। साइकिल चैलेंज कुछ ऐसा 40 किलोमीटर कुछ ऐसा था? सर वो वन विभाग में है, 40 किलोमीटर की रेस वन विभाग में। वन विभाग में कितना होता है? 40 किलोमीटर की रेस है सर। 40 किलोमीटर की? 25 किलोमीटर वो भी चाहिए, टांग करके। भाई साहब, मैराथन के सब लोग यहीं से निकालने चाहिए वन विभाग वालों से। जी सर। तो आप लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हो? जी सर। क्या चुनावी माहौल लग रहा है मुजफ्फरनगर का? सर चुनावी माहौल तो देखिए, वैसे तो किसान आ रहे हैं बीजेपी से, लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा लोग फिर भी बीजेपी पर भरोसा करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने गुंडागर्दी को बिल्कुल जीरो लेवल पर ला दिया है। अब जैसे मैं अपने गांव का एग्जांपल देता हूँ, मेरे गांव के बराबर से गंग नहर बहती है, तो गंग नहर की पटरी जो है उसके दोनों तरफ घना जंगल है, वो हरिद्वार को जॉइंट करती है मुरादाबाद से। तो वहाँ पर लूटपाट की इतनी घटना होती थी कि 8 बजे के बाद चलना मुश्किल था, लेकिन अब आप रात को 1 बजे भी बिना किसी डर के जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मिल में गन्ना ले जाते थे कि किसान, तो बीच रास्ते में जंगल पड़ता था, तो उसमें सर झुट्टे भी छिन जाते थे बीच बीच में, 4-4 झुट्टे साथ भी एक साथ छिने हैं सर। कई लोगों को पता नहीं होगा कि झोटे क्या है, बता दो। भैंसा सर, मुझे तो पता है जी झोटे सर, क्या होते हैं। भैंसा होता है जैसे बुग्गी में जोड़ते हैं कि मतलब वो जो कार्ट होती है उसको बुग्गी बोलते हैं, झोटा भैंसे को बोलते हैं, तो वो उसको खींच के ले जाते हैं। जी सर जी, वो रास्ते में छिन जाते हैं सर। आज वो सिचुएशन कुछ नहीं है सर, वो सिचुएशन सब खत्म हो चुकी है सर। किसान आराम से गन्ना गिर सकता है। अच्छा, आराम से गन्ना गिर सकता है, मतलब गिरा सकता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? नमस्ते। मैं कह रहा था जी, जैसे नमस्ते। किसान, नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? अनिल बजाज। अनिल बजाज, बताइए। मैं कह रहा था जैसे हमारे यहाँ किसान नाराज हैं, उनकी नाराजगी दूर होनी चाहिए। जो भी वो धरने में बैठे हैं इतने समय से, उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। क्या समाधान कुछ बजाज साहब आप सुझाना चाहेंगे? नहीं, मेरे तो पता नहीं, ये कानूनों की तो मुझे जानकारी नहीं है, फिर भी उनसे मिल बैठ के बातचीत होकर समस्याओं का समाधान होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक हिंदुस्तान के नागरिक हैं और इतने 9 महीने से वहाँ बैठे हैं। ठीक बात है। तो सोचता ही नहीं, किसान के बारे में तो कोई कुछ सोचता ही नहीं। किसान की देख लो, अगर आप 1 बीघे में गन्ना भी डालते हो ना,
नहीं सुन तो लेना। कोई सही गलत नहीं होती, सब बात सुननी चाहिए पहले, है फिर तय करो। उसमें जो खर्चा आता है तो उसका भी पूरा नहीं हो पाता सर। हाल में तो किसान की तो हालत ही है सर। घाटे का सौदा है। जी सर, घाटे का सौदा है वैसे। घाटे का सौदा तो कोई नहीं करता दोस्त। अगर घाटा होता तो कोई किसानी क्यों करता, कुछ और करने बस लगता। काम ही चल रहा है सर, ऐसे उल्टा उल्टा हो रहा है, बस काम ही चल रहा है। कई लोग कहते हैं कि ये तो सबसे संपन्न इलाका है किसानों के लिहाज से। सर है तो, फिर भी सर बस ऐसा ही है मामला सबका, सब काम चला रहे हैं बस अपना। आप कह रहे हो गलत बात है। गलत बात है सर। देखिए ये बहुत ही संपन्न इलाका है और जो गन्ने का रेट है वो भी बहुत अच्छा है। अब मैं खुद किसान में बैठा हूँ, 40 बीघे हमारे पास गन्ना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, गन्ने का बहुत अच्छा रेट है। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि सब सिर्फ पहले आदमी मिले हो मुझे गाजियाबाद से यहाँ तक जिसने ये कहा कि गन्ने का रेट अच्छा है, क्योंकि बाकी सब ने जो भाजपा के समर्थक हों, सपा बसपा रालोद, किसी के भी कह रहे हैं जी गन्ने का रेट तो बढ़ना सर चाहिए। हो सकता है कि लोग मेरा इस बात को देखकर विरोध भी करें। कोई बात नहीं। जी सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब एक ही फसल के पीछे भागेंगे तो दिक्कत होगी। एक ही फसल की महत्वपूर्ण बात कही। कई साथियों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि एक जर्मनी साथी थे, उन्होंने हमारे ब्लॉग के नीचे लिखा, फिर कानपुर वालों ने और लोगों ने लिखा कि साहब अगर ये गन्ना उगता रहेगा तो वाटर लेवल बैठता जा रहा है, तो थोड़ा किसानों को इसके बारे में भी सोचना चाहिए और सरकार को भी ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक मित्तल है। दीपक जी, क्या करते हैं आप? मेरा व्यापार है किस चीज़ का? मोबाइल का। मोबाइल का व्यापार। तो एक जब हम लोग निकले नोएडा से तो लोगों ने कहा कि ये जो लॉकडाउन रहा, मंदी रही, इसका एमएसएमई पे, इन सब पे और कारोबार पे असर पड़ा है, जरा उसको भी देखिएगा कि क्या असर है, किस तरह का असर पड़ा। भाई साहब असर तो है, जब मानने की बात है 2 महीने कारोबार ठप रहेगा तो उसका असर तो आएगा, ऐसा संभव नहीं है ना असर है। परिवार में कोई आपदा आ जाए तो परिवार के जितने सदस्य हैं सब पे उसका प्रभाव आएगा। ये पूरे राष्ट्र पे आपदा आई तो पूरे राष्ट्र पे उसका असर आएगा। लेकिन उस आपदा के बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि जिस धीरे धीरे अब पटरी पे आ रही है गाड़ी, और कहीं ना कहीं आलोचना करना बड़ा आसान होता है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि हमारे प्रदेश में योगी जी ने बहुत अच्छी और मेहनत से कोरोना को हैंडल करा है। इसको लेके तो जूरी डिवाइडेड है, खासतौर पे सेकंड वेव के मेरी राय। मैनेजमेंट को ये लेके। मेरी हाँ, आपके जो यहाँ से विधायक हैं भाजपा के, कपिल देव अग्रवाल हैं, उनसे मुलाकात होती है आपकी? नहीं, कोई पर्सनल ऐसी कोई बहुत ज़्यादा तो मुलाकात नहीं होती, लेकिन समाज में आते जाते रहते हैं, समाज में आते रहते हैं, ये थोड़ा सा कीवर्ड है। जी, क्या नाम है आपका? अतुल्य। क्या करते हैं अतुल्य? मैं स्टूडेंट हूँ, MBA कर रहा हूँ कहाँ से? वेलिंगटन इंस्टीट्यूट बॉम्बे। बॉम्बे से। और रहने वाले देवबंद के? देवबंद सहारनपुर में पड़ता है, लेकिन अतुल्य यहाँ पर आ गए हैं। बताइए क्या कहना चाहते हैं अतुल्य? किस बारे में? आप अपने पॉलिटिकल व्यूज एक्सप्रेस करना चाह रहे थे। नहीं, आपने अभी एक लाइन जस्ट यूज़ करी थी कि बसपा सपा कांग्रेस या कोई भी पार्टी, मेरे हिसाब से किसी भी देश में, थोड़ा इधर आ जाए आवाज़ हॉर्न की आ जाए, तो मुझे लगता है कि किसी भी देश में किसी भी आदमी को किसी पार्टी का समर्थक नहीं होना चाहिए जब तक वो उसका मेंबर नहीं है। अगर आप आंख बंद करके किसी भी पार्टी को डिफेंड करने लगेंगे तो पार्टी आपके लिए काम क्यों करेगी? सपोज आपको लल्लन टॉप कह दे मैं आपको 3 महीने की तनख्वाह दूंगा, तो आपका मन कर सकता है, वो आपकी अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भी करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं बता दूं कि आज मैं किसी पार्टी को वोट करने वाला हूं तो वो नहीं करेगी वोट। अभी कोविड की बात हुई, मैं कोविड से शुरू करना चाहूँगा। मैं मानता हूँ सरकार ने बहुत अच्छा किया होगा, लेकिन आप ही की डॉक्यूमेंट्री थी कानपुर की, लोगों में कानपुर की थी वो, जब लोगों को जहाँ शमशान के लिए लाइन थी, शमशान में क्या हालत थी वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हमें ये कह दिया जाए कि ऑक्सीजन से देश में कोई मौत नहीं हुई, तो जो लोग मर गए हैं कम से कम उनके घर वालों के बारे में तो सोचना चाहिए। किसी भी आदमी को, फॉर दैट मैटर कोई भी सरकार हो, मैं आप एक सरकार में ऐसी नहीं कह सकता जिसने अच्छे से कोविड को डील कराओ, लेकिन मैं केंद्र सरकार की बात इसलिए करूँगा क्योंकि उन्होंने ये कह दिया हमारे पास तो ऑक्सीजन से मरने में लोगों का डेटा ही नहीं है। तो ये सबसे गलत बात है मेरे हिसाब से। और बाकी अभी आखिरी तक चुनाव वही धर्म के बेस पर हमारे देश में बन जाता है कि हिंदू मुस्लिम का बंटवारा, हिंदू से वोट देगा, मुस्लिम इसे वोट देगा। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है अतुल्य? जनता, और जनता के बाद मीडिया। अगर आप न्यूज़ उठा के देखेंगे, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कभी कभी तो मैं तो देखता ही नहीं हूँ वैसे तो, बट कभी कभी अगर कहीं देखता हुआ दिखता है तो पता चल जाता है कि ऐसा लगता है पाकिस्तान की न्यूज़ चल रही है। इतनी न्यूज़ वो इंडिया की नहीं दिखाते, कितनी पाकिस्तान की न्यूज़ दिखाते हैं। और अगर मैं थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच पे जाऊँ तो मैं ये दो तरीके बताना चाहता हूँ जिससे मुझे लगता है कि धरातल पे विकास हो सकता है। अगर आपसे कोई कहे कि कपिल देव अग्रवाल, फॉर दैट मैटर अभी मुजफ्फरनगर में खड़े हैं, देवबंद के कोई विधायक है, उन्होंने क्या काम करा, आप पेपर पेन लेके बैठ जाइए, वो अपना काम गिनवा दे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। वो काम नहीं बता पाएंगे, वो अपना कहेंगे योगी जी ने ये करा, मोदी जी ने ये करा। तुम भी तो विधायक बन के गए हो, 303 या 301 विधायक है भाजपा के, अगर एक कम होता तो क्या हो जाता? सरकार तो नहीं की रहती। आपने पर्सनली क्या करा? आपने मुजफ्फरनगर के या देवबंद के कितने मुद्दे उठाए
इसका कोई रिपोर्ट कार्ड उन्हें जनता को देना चाहिए और मेरे हिसाब से वो कंपलसरी कर देना चाहिए कि आप अगला चुनाव तब तक नहीं लड़ पाएंगे अगर आप विधायक बन गए हैं, जब तक आप कोई रिपोर्ट कार्ड ना दें विधायक और सांसद के लिए पर्सनली। ठीक बात है, ये एक दिलचस्प फीडबैक है कि एक, पर क्या ये भारत में मुमकिन है कि एक टाउन हॉल या जीबीएम जैसी खुली सुनवाई हो और वहाँ पर ये सब हिसाब दिया जाए? हालांकि जो एक बट भैया ये तो इवेंट की सरकार है ना, तो एक इवेंट इसका भी बन सकता है। इवेंट की सरकार, मतलब इवेंट किया, मतलब इवेंट मैनेजमेंट में बेस्ट है ना? अच्छा नहीं है, आप बताइए। नहीं, मैं तो आपसे जानने आया नहीं हूँ। नहीं चलिए ठीक है, तो इवेंट मैनेजमेंट में जब अच्छे हैं तो होना चाहिए ना। सिर्फ आप धर्म के नाम पे, अभी आपने यति जी का देखा, इन्होंने यति जी बना दिया था, इतना इन्हें हिंदुत्व का चेहरा बना दिया गया था। अंत में क्या हुआ? जब आप धार्मिक कट्टरपंथ बढ़ाएंगे तो ये नहीं है कि वो एक ही तरफ से बढ़ता है, वो दूसरी तरफ से ही बढ़ता है। जो आज अगर ऑपरेस्ड है ना, वो भी ऑपरेसर बनना चाहते हैं, इक्वलिटी वे भी नहीं चाहते। मतलब मैं ऑपरेसर को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक सोसाइटी की बात बता रहा हूँ ये आपको कि सोसाइटी में इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है। और महिलाओं की बात करें तो जो पार्लियामेंट में आरक्षण की बात होती है, उसके लिए तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, जिस पार्टी के 5 सांसद हैं अगली बार उसे 33% टिकट महिला को देने हैं। ये कहने में बातें अच्छी लग सकती हैं बट प्रैक्टिकल नहीं होंगी। बट जब तक ये नहीं होंगी तब तक चेंज भी नहीं आएगा। हम भी ऐसे खड़े खड़े अगला चुनाव भी हिंदू मुसलमान, उससे अगला भी हिंदू मुसलमान, सड़क, पानी, नौकरी, किसानों के मुद्दे सब जाते हों, भटके ऐसे ही चलता रहेगा जैसे 20 साल से चल रहा है। 20 साल भी ऐसे ही चुनाव होते होंगे थोड़े, तब आर्टिफिशियल नहीं होगी, डिजिटल मीडियम नहीं होगा। 50,000 करोड़ से अगर 3 लाख करोड़ टैक्स हो गया है और फिर भी लोग कह रहे हैं कि हम तो 200 रुपये में भी डलवाएंगे, LPG 500 रुपये की 900 रुपये हो गई है, फिर भी अगर कोई सवाल करने वाला नहीं है तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुरसलीन है। मुरसलीन जी, क्या करते हैं मुरसलीन आप? जी मैं एयरटेल कंपनी में जॉब करता हूँ। बताइए क्या कहना चाहते हैं? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बीजेपी की राजनीति है, जो धर्म के आधार पर होती है ना, ये बहुत ज़्यादा गलत है। इससे लोगों पे गलत फर्क पड़ता है। और जैसे लोग ये पूछते हैं कि क्या सिर्फ बीजेपी की राजनीति धर्म के आधार पे होती है? जी 100%, क्योंकि बीजेपी का आप भी कोई भी स्पोक पर्सन ले लीजिए, प्रवक्ता से लेकर और कोई भी छोटा, जो हमारे यहाँ के संजीव बालियान जी हैं, सांसद हैं यहाँ मुजफ्फरनगर से जी चौधरी अजीत सिंह को हरा के बने हैं इस बार। जी तो उनका अब उनके कभी जो लैंग्वेज है अदर कास्ट के लिए तो वो बहुत गलत रहती है। क्या लैंग्वेज रहती है उनकी? वो सही से बात नहीं करते, मतलब राजनीतिक दल में दूसरों को मारना काटना, और जो जैसे आपने दिल्ली में मारना काटना, हाँ, और काफी गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं आप सांसद पे। किसको काट दिया उन्होंने? मैंने उनकी एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पे, तो किसी एक किसान ने ये बोला कि सर हम क्या करें, हम जहर खा के मर जाएं। तो उन्होंने सामने से किसान को ये बोला कि आप मर जाओ, हमारी तरफ से क्या बनता है। तो ये एक राजनीतिक, अच्छा, आप मतलब बयान के स्तर पे कह रहे हैं, है ना, क्योंकि ये मारना काटना थोड़ा। जी तो उन्होंने बोला कि आप क्या कह रहे हैं मित्तल जी? भाई साहब, आपका व्यू हो सकता है, धर्म की राजनीति आप कह रहे हैं बीजेपी करती है। आप मुझे ये बताइए, इस देश में कौन सी पार्टी है जो धर्म की राजनीति नहीं करती और किसने नहीं करी? समाजवादी पार्टी की सरकार रही। सपा की वजह से बीजेपी आई। अगर सपा पार्टी की सरकार में क्या क्या काम गुंडागर्दी के और धार्मिक तुष्टीकरण के नहीं हुए? आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं कि सर सपा की वजह से ही बीजेपी आई है यहाँ। कैसे? एक सेकंड सुन लीजिए जरा। 2012 के दंगों में अगर सपा 13 सॉरी 2013 एक वर्ग का सपोर्ट ना करती तो बीजेपी को उतना समर्थन ना मिलता। बीजेपी ने फिर अपना हिंदू कार्ड खेला और उसको फुल सपोर्ट मिला पूरे प्रदेश से। क्या ये सही बोल रहे हैं? एक सेकंड मित्तल जी, अरे मित्तल जी, मैं आप देखिए, ऐसे आप बोलोगे तो रिकॉर्ड नहीं होगा। मैं आऊँगा आपके पास, आपकी रिएक्शन। ये जो कह रहे हैं अमित, इससे सहमत हैं आप? क्या कह रहे हैं? जी मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन 2013 के दंगे में जो कुछ भी हुआ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, उसमें सभी वर्गों का नुकसान हुआ। और हमारे जैसे मुजफ्फरनगर का नाम है कि यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिठास गन्ने की है। तो जो यहाँ की गुड़ मंडी में भी बहुत सारा काम है, लेकिन उसी वजह से 2013 के दंगे की वजह से सब पे इफेक्ट पड़ा उस चीज़ का, और कुछ गांव खाली भी हुए, कुछ लोग बेघर हुए, बहुत सारा जो नुकसान है हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। तो उसमें राजनीतिक पार्टियों को अपना सपोर्ट दिखाकर कानून व्यवस्था दुरुस्त करके तो सबकी सपोर्ट के साथ में काम होना चाहिए था कि इस तरीके के जो कह रहे हैं कि सपा के शासनकाल में निष्पक्ष जांच नहीं हुई, ये बात कह रहे हैं। जी निष्पक्ष, मुझे ऐसा नहीं लगता कि निष्पक्ष जांच नहीं हुई, क्योंकि जब एक तरफ से आप वो उस टाइम जो वीडियो वायरल हुआ, वो वीडियो मुजफ्फरनगर का था ही नहीं। जिस वायरल वीडियो की वजह से वो दंगा हुआ, वो वीडियो यहाँ पे मुजफ्फरनगर कवाल का नहीं था, वो वीडियो कवाल का नहीं था। जहाँ ये दोनों अपनी बहन की रक्षा कर रहे थे, क्या अपनी बहन की रक्षा करना बेकार है? फिर आप एक बार बताओ, जब दंगा हुआ उससे अगले दिन के अखबार उठा के देख लो आप, उनमें क्या लिखा है? वीडियो को छोड़ दो आप,
रंगे हाथ हत्यारे पकड़े गए, सिखेड़ा थाने में बंद हुए, किसकी शय से वे छूटे रे? डीएम और एसएसपी वहां पर थे थाने के अंदर, सिखेड़ा थाने के अंदर, और कपड़े उनके खून से बंधे हुए थे, और वे छूटे किसके फोन से? हमारे किसके गांव से भी कहने से? ट्रोलियां गई थी उसको, जहाँ पे वो कांड हुआ था। इस और जो तो मैं नाम ले दूंगा उस नेता का, हमारे गांव से भी किसको नहीं पता कि अमीर आलम अराजम खां ने वो छुड़वाए थे? गलत बात कह रहे हैं आप। और इस यहाँ पर सपा के शासनकाल में किसी से पूछ के देखो आप, दिन में रात में नहीं, दिन में बहू बेटियों का निकलना मुश्किल था, हमने अपनी आंखों से देखा। हमारे गांव से भी टोलियां गई थी वहाँ पे। कहाँ पे गई थी? जहाँ वो कांड हुआ था, कवाल गांव में देखने गई थी, वहाँ पे क्या हो रहा है सिचुएशन जानने के लिए गई थी, निहत्ते थे। तो वापसी आ रहे ना सर वहाँ से में, तो उनके ऊपर हमला हुआ, बहुत धारदार हमला हुआ, बहुत से लोग उनमें मारे भी गए सर। मतलब आप आपके गांव की? जी सर, गढ़वाड़ा सिकंदरपुर 3 गांव है सर हमारे, उनमें से मरा भी सर एक। बताओ। तो वो अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताइए, है ना, आप भी बताइएगा, आप अभी किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, जो लोग दूर से देख रहे हैं ना मुजफ्फरनगर को, तो उनके सामने एक गुत्थी है कि जो वोट गिरेगा वो 2013 पे गिरेगा। लोगों ने कहा कि भाई उसी पे 2014 में वोट गिरा, 17 में गिरा, 19 में गिरा। अब आगे बढ़ गए, कई लोग कह रहे हैं, कई कह रहे हैं कि नहीं वो एक मुद्दा है, या किसान आंदोलन पे वोट गिरेगा। वोट किस पे गिरेगा? देखो ये तो हर एक की अपनी अपनी, आपको क्या लगता है? आप समाज में उठते बैठते हैं, लोगों से बात करते हैं। देखो बीजेपी के अलावा तो यहाँ जाता नहीं वोट। अच्छा। हिंदू जो है वो तो इससे हटता नहीं, पड़े वो किसान जितना भी मर्जी उन्होंने परेशान है, पर हिंदू वोट इससे अलावा नहीं जाने। सही कह रहे हैं क्या? नहीं सर, हम तो काम को वोट देंगे ना, हम तो इस बारे में नहीं सोचते, हिंदू और मुस्लिम के बारे में नहीं सोचते, हम तो एक स्टूडेंट है, हम तो सबको सेम सोचते हैं। हमारे तो आपके हिसाब से किसने काम किया है या कौन काम कर सकता है? योगी जी काम कर रहे हैं, वो तो सबको दिख रहा है। काम को वोट जाएगा, जो काम करेगा पाएगा। हिंदू ब्रैकेट में ना डाला जाए। सर पहले जो था उत्तराखंड को सड़क के मामले में जाना जाता था, कि अगर बात होती है कि सबसे अच्छी सड़क कहाँ की है तो उत्तराखंड का होता है, लेकिन अब यूपी को सड़कों के मामले में यूपी से जाना जा रहा है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर जी जनेश पाल। जनेश पाल। जनेश पाल साहब, क्या करते हैं आप? सर जी मैं तो जॉब करता हूँ बस दुकान पर। क्या जॉब करते हो भैया? सर मैं तो मतलब कि एक तरह से सेलमैन ही करता हूँ वैसे। सेलमैन ही करते हो, अच्छा। तो जनेश पाल जी, कैसा काम चल रहा है, काम काज? सर काम तो मोदी की सरकार में बहुत बढ़िया हो रहा है। क्या बढ़िया हो रहा है? सर जी सब कुछ बढ़िया हो रहा है। देखिए 370 धारा जो हटी, कभी किसी उसमें नहीं हटी, लेकिन इसने मोदी सरकार ने हटा दी, हमको बहुत अच्छा लगा इस चीज़ के बारे में। अच्छा, कई लोग और देश में हमारे उन्नति हो रही है, कभी मतलब कि पीछे नहीं है, अब जब बहुत आगे जा चुका है इस चीज़, मतलब कि इन 4-5 सालों में। आपकी व्यक्तिगत तौर पे क्या उन्नति हुई, कैसी? सर देखिए देश मतलब कि देश जिस राह से गुजर रहा था 370 धारा से, अब क्या है 370 धारा हट गई, हमको ये भी अच्छा लगा। और जी हमारे देश में जो भी है, मेरा सवाल सुन लीजिए। कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि मतलब हर आदमी ये समझने की कोशिश करता है कि वो कौन सा मुद्दा है जो वोटर को प्रभावित करता है, ठीक है? तो जैसे 370 एक बड़ा मुद्दा है, नरेंद्र मोदी ने उस पर फैसला लिया। फिर लोग ये पूछते हैं कि अच्छा मुजफ्फरनगर में जो जिनेश रहते हैं वो इस मुद्दे से इतने प्रभावित कैसे थे, या उनके लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों था? तो ये चीज़ समझ में आए, ये बताइए आपको कि 370 आपके लिए बड़ा मुद्दा कैसे था? सर 370 धारा की बात तो है ही, लेकिन और भी तो है ना, जैसे और बतेरे काम कराए हैं इन्होंने। बतेरे काम क्या? सर हमारे देश की जो सेनाएं हैं उनको मजबूत बनाया है, और हमारे देश के विकास के लिए कुछ सोचा है इन्होंने, और बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं। क्या विकास के लिए जैसे सोचा? नए नए कानून ला रहे हैं, तो ये सब हमारे देश की तरक्की के लिए है, ऐसा कुछ नहीं कि उसकी बर्बादी के लिए है। जो भी ये कुछ है जानकारी आपको कहाँ से मिलती है जिनेश जी सर, साहब? हमें ऐसा है, हम थोड़ी बहुत न्यूज़ देखते हैं और समाज में रहते हैं, दुनियादारी में रहते हैं, तो अपना आप ही पता लग जाता है। अच्छा, जो और पहले की सरकारें थी, सपा की सरकार, बसपा की सरकार, उनके कामकाज में कैसा था, क्या आकलन है आपका? सर देखिए आज तक ना तो कभी कोई मतलब कि जैसे राम मंदिर हुआ या 370 धारा हुआ या किसी कानून हुआ या कोई भी कुछ भी मतलब कि हुआ है, इस तरह में किसी भी सरकार ने कुछ मतलब कि वो नहीं कही कार्रवाई। और जो भी है मतलब कि जैसे 70 साल से हमारे देश में और भी मतलब कि हो रहे थे कि भाई घोटाले वगैरह कुछ भी हो रहे थे, तब वो नहीं था। और जी हम अब जो हमारे क्या है, देश की जो औरतें हैं या महिलाएं हैं वो भी बिल्कुल सुरक्षित है, और सरेआम मतलब कि किसी भी टाइम अपने घर जा सकती है, उन पर कोई ऐसा कुछ मतलब कि वो नहीं है। जो हाथरस में हुआ वो क्या था? और ऐसे तो कितनी घटनाएं हैं हाथरस जैसी, और वहाँ पे तो पुलिस ने जो बर्बरता करी वो किसके आदेश पे करी? सर वो तो देखिए खुद ही पब्लिक करती है ना, ये तो है नहीं सरकार के ऑर्डर पे करती है।
नहीं, हाथरस में तो सरकार वहाँ मौजूद थी ना, वहाँ पुलिस वाले मौजूद थे जब क्रिमेशन हुआ। इसमें आप एक मुद्दे को टॉपिक नहीं बना सकते सर, इतना बड़ा प्रदेश है। आप सर 5 जिले कवर कर लिए होंगे, लेकिन आपको कहीं भी मुझे लगता है कानून व्यवस्था को लेकर बुराई नहीं मिली होगी। इतने बड़े प्रदेश में सर घटना होंगी, ये कोई नहीं रोक सकता हाँ, सर। क्या कह रहे हैं? आई अग्री कि कानून व्यवस्था बदली है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप उसको लेकर अगर ऐसे बैठ जाएंगे कि एक ही मुद्दा रेप का हुआ है, तो क्या वो एक लड़की नहीं होती? और जो आपका क्या नाम है? लड़िए नहीं, हाँ, क्या नाम है आपका? नहीं आप बात करो। आप बात नहीं करेंगे, क्यों? क्या नाम है आपका? मनोज नाम है मेरा। अरे एक सेकंड भाई, यहाँ ये भाई साहब क्या करते हैं मनोज जी आप? जी मैं वैसे ही घरेलू काम करता हूँ अपना ही, किस तरह घरेलू? खेती का कार्य। खेती। क्या खेती है अपनी? गन्ना लगा हुआ है? जी। क्या गन्ने का भुगतान कैसा चल रहा है गन्ने का? गन्ने का भुगतान तो इतना बढ़िया नहीं हो पा रहा। सरकार तो कह रही है बहुत अच्छा कर दिया पेमेंट। देखो पता तो उसे है जो उसे बरत रहा। हाँ। वैसे अगर किसानों का मुद्दा देखें तो किसान तंग है किसान। वहाँ 650-700 आदमी मर गए, अभी तक सरकार ने कोई सुध नहीं ली उनकी। और मेरा मानना यह है कि सरकार को किसानों की सुध ज़रूर लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए सरकार को किसानों के लिए आपके हिसाब से? मेरी रिक्वेस्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो किसानों की समस्या सुलझाएं, उनकी बात सुनें। क्या आपको लगता है कि कोई और पार्टी है जो किसानों के मुद्दों पर ध्यान दे रही है, या सब विपक्ष में इसलिए विरोध कर रहे हैं? नहीं मैं ना तो मैं विपक्षी हूँ और ना मेरे मन में कोई ऐसी बात है किसी प्रति, नहीं ऐसा कोई। मेरा तो बस अनुरोध है, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो किसानों की बात सुने। हाँ जी, क्या नाम है? मैं बोल रहा है जी, नाम क्या है? मेरा नाम परवेज आलम है जी। परवेज आलम, बोलिए। मैं भौकिया किसान सेना से भी हूँ। किससे हो? भौकिया किसान सेना, भारतीय किसान सेना। भौकिया किसान सेना, मैं पहला शब्द नहीं समझ पा रहा हूँ। भौकिया किसान सेना भारतीय किसान सेना जी। बताइए परवेज आलम साहब। मैं बोल रहे हैं जी, बोल रहे हैं कि विकास हो रहा है 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो रहा है, विकास हो रहा है। दूसरी बात डीजल क्या हो रहा है? डीजल हो रहा है 90 रुपये लीटर, ये विकास हो रहा है नहीं। उसके बाद किसान कितने दिन से बैठा, कोई सुन रहा है किसान की जाने के लिए? आप बताओ मुझे, सुन रहा है, देख रहा है कोई किसान को? वहाँ पे कौन सी राजनीति पार्टी जा रही? और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। इस सरकार से बहुत ज़्यादा परेशान है। बाबा जी की सरकार है ना। किस सरकार से खुश थे आप? हैं किसी किसान तो किसी भी सरकार से खुश नहीं है। इसलिए पूछो तो कर्जा देता है तो वो भी सरकार वापस लेती है, मैं ब्याज के लेती है। फ्री में कोई नहीं खिलाता किसान को बिठा के, मेहनत करते हैं रात दिन जंगल में। तो फिर चुनाव में सपोर्ट कैसे तय करेंगे? वो 2022 में पता लग जाएगा। अरे थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दो भैया, 2022 में क्या होगा 2022 में? बाबा जी जाने वाले, अखिलेश यादव आने वाले हैं। इनका दावा है कि बाबा जी जाने वाले हैं, यानी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आने वाले हैं। यादव आने वाले हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या थ्योरी है इसके पीछे आपकी? मैं फिर भी बहुत कुछ समझते हैं किसान के बारे में भी। गन्ना डालते थे हम, इस महीने पर्ची डाली, अगले महीने उसकी पेमेंट आ जाती थी, जब भी 15 दिन बाद 14 दिन बाद, ठीक है। अब 2 महीने हो जाए, 3 महीने, पिछले साल अब पेमेंट आता वो। क्यों ये कह रहे हैं कि पहले अखिलेश यादव के टाइम पे पेमेंट तुरंत आ जाती थी, अब नहीं आती है? 14 दिन सर मुझे भैया का तो पता नहीं, किसान है नहीं, लेकिन मुझे अपना पता है कि मैं 40 बीघा मेरे पिताजी गन्ना लगाते हैं। हमारी पेमेंट आई भाई। एक सेकंड, आपकी बात सुनी ना, अभी फिर सुन लेंगे, थोड़ा सुनिए। मेरा 70% पेमेंट हो चुका है। ये तो कह रहे हैं पेमेंट आया है आपका? 70% आ लेट चुका हो रहा है पेमेंट भाई। योगी जी ने 20 तारीख से जून में गन्ना निपटा। एक सेकंड यार, आप कमाल कर रहे हो। तुम्हारी सुनेंगे ना पहले। ऐसे बात करते हैं क्या यार? आप अपने घर में ऐसे बात करते हो क्या एक दूसरे पे चीख के? नहीं करते हो ना। आपकी बात सुनी ना, अभी मैंने कहा फिर आऊंगा, ये बात कहा ना मैंने कि उनकी सुन ले फिर आऊंगा, फिर आप चिल्ला रहे हो यार। हम आप कह रहे हो कि आप नेता हो, हम लोग क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं लोगों के सामने? वो इनकी सुन ले फिर आपकी सुन लेंगे। सर जून के महीने में जो होता गन्ना मिल बंद हुई थी, इतना गन्ना था कि जून के महीने तक मिल को चलाना पड़ा। और अब आपका सितंबर स्टार्ट हुआ है, अब तक 70 से 80% पेमेंट हो चुका है। क्या सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल। आप बताओ भाई, आप देवबंद में हो, हालांकि आप तो मेरे ख्याल से शहर में रहते हो। मैं शहर निवासी हूँ, मुझे इतनी इस बारे में जानकारी। मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि अलग अलग मिल का थोड़ा अलग अलग सिस्टम है। मेरा मिल सरकारी मिल है तो उसका पेमेंट थोड़ा अच्छा रहता है। हो सकता है कि कुछ प्राइवेट मिल में थोड़ा दिक्कत चल रही है सर। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं? अजी मैं बोल रहा है पेमेंट आता है लेकिन लेट आता है बहुत। पहले जल्दी पेमेंट आती थी, अब लेट आता है। सिर्फ ये पेमेंट को मैं नहीं कर रहा, पेमेंट नहीं आ रही, बात सुन लीजिए इनकी। हाँ, लेकिन पेमेंट लेट आती है इस टाइम।
अच्छा, और क्या मसला है इसके अलावा, और क्या इससे दिक्कत है? अलग कुछ मसला नहीं, बस किसान का ही मसला है जो भी है। फिलहाल इनके बारे में सोचे सरकार, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए सरकार को? आपके हिसाब से जो ये कानून बनाया है, काला कानून, इसे वापस ले लीजिए, किसान अपने घर उसमें से चला कौन से जाएगा। कानून से आपको दिक्कत है? हैं? जो भी बनाए, जो 3 काले कानून ही अरे उन कानूनों के बारे में जानते हैं कुछ आप? हैं, जानते हैं। बताइए जरा, बताओ, जानते हैं। बताइए क्या कौन से कानून से क्या समस्या है? कानून से यही समस्या के मतलब आदमी की जेब में पैसा नहीं बचेगा, नहीं, जो नहीं, ये कानून। जमीन है वो नहीं बचेगी। कैसे नहीं बचेगी? ठीक है। क्या ऐसा क्या प्रावधान है? हैं? वो तो पूरे अपने अंडर में कर ले ना। कौन अंडर में कर लेगा? हैं? सरकार अपने अंडर में कर लेगी कि नहीं नहीं, ऐसा तो प्रावधान तो है ही नहीं कि सरकार अंडर में कर लेगी। हाँ, बस एक कार्ड रहेगा आदमी के पास और कुछ नहीं रहेगा। आप किसान कानून की आलोचना, उसी से कार्ड की पहचान रहेगी। नहीं नहीं, उसी से परवेज आपको जानकारी नहीं है फिर कानून को की। ये चिंता है कि अगर कानून आ गए, जो कि आ ही गए हैं, पास हो गया है बिल, तो एपीएमसी जो उनकी मंडी है वो मतलब एक तरीके से ख़राब हो जाएंगी या वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि जो अगर उन्हें बाहर ज़्यादा अच्छे पैसे मिलने लगेंगे, शुरू के 3 साल उनका ये कहना है, सपोज फॉर दैट एग्जांपल किसी भी कॉर्पोरेट आर ने पैसे दिए और ख़रीदने लगे सामान, लोग एपीएमसी में कम जाने लगे, जो कि वेस्ट यूपी और पंजाब और हरियाणा के एरिया में ज़्यादा है। तो जो उसका किराया जो एपीएमसी इससे चलती है, शायद 6-8% है वो पंजाब हरियाणा में, इस टाइम एग्जैक्ट डेटा एग्जैक्ट फैक्ट नहीं मुझे याद आ रहा। तो वो अगर उनका जो चलने का जो पैसा है वो नहीं आएगा एपीएमसी में, तो विद टाइम एपीएमसी बंद हो जाएंगी और फिर जिसे शायद फिर किसान बाहर के आढ़तियों पर निर्भर हो जाएगा। और फिर जो है कि आप इसे शायद ब्लू कोई स्ट्रैटेजी कहते हैं, एमबीए में भूल रहा हूँ, लेकिन उसके बाद अगर वो रेट कम कर दे, फॉर एग्जांपल आप देखिए एक मोबाइल नेटवर्क कंपनी आई, तो उसने सबको पहले फ्री में दिया, उसके बाद उसने चार्जेस बढ़ाए। हाँ भाई किसान नेता, आप ये डिटेलिंग नहीं बता रहे हैं। चलिए दूसरे कानून पे बताइए कुछ। मैं बोल रहा जी, काम सब सही है, सिर्फ काम 2 ही खराब हुए थे। पहले तो सवाल तो सुन लो। तो महंगाई नहीं ऐसे बोलोगे आप, मैं आपका सब भाषण सुनूंगा। आपने कहा जी कानून वापस हो, जैसे इन्होंने केवल ने बताया ना, क्या अतुल्य ने एक बताया कि साहब जो एपीएमसी में खरीद के लिए जाता है, बिक्री के लिए आता है, अगर बाहर भी बेचेंगे, बाहर पे उतनी ड्यूटी भी नहीं लग रही थी, तो वो एक दिक्कत है। अब बताइए दूसरा कानून जिससे आपको दिक्कत है। एक सेकंड, हाँ, किस कानून, और आपको क्या दिक्कत है कानून से? अजी बस यही दिक्कत है, जो भी दिक्कत समझ आपने कानून पढ़े हैं? है कानून यही है जो भी है, वहाँ पे जाके धरना भी दिया है हमने। धरना तो दिया है, मैं वो आपका अधिकार है नागरिक के तौर पे, पे हम भी कवरेज करने, अब भी पढ़े हो, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कि कानून में आपको दिक्कत किस चीज से है? अजी दिक्कत यही है ना जो आपसे बताई मैंने 5 मिनट पहले बताई। फिर से बता दो हैं? क्या दिक्कत है, वो किस कानून से दिक्कत है? कानून से इसी से दिक्कत है जो बनाए काले जो। अरे उसमें कहा है, जैसे इन्होंने एक बताया मंडी में, इसका मतलब आप थोड़ा डिटेल, आप नेता हो इसलिए इतना ग्रिल कर रहे हो, आप सामान्य किसान होते तो इतना ग्रिल नहीं करता। आप ये दावा कर रहे हो कि आप नेताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो आपको कृषि कानूनों की आलोचना का पूरा अधिकार है। इन्होंने आलोचना की, लेकिन पता तो हो कि वो कानून प्रपोज किया है, बिना पता किए तो ऐसे ही झोंका झांकी है पूरी। क्या पता करो इसमें, क्या पूछ रहे हो आप बोल रहे हो कि एक कार्ड मिल जाएगा, कौन सा कार्ड मिल जाएगा? हैं? कार्ड बोल रहे कि कार्ड मिलेगा एक, कोई कार्ड नहीं मिलेगा, हैं? कोई कार्ड नहीं मिलेगा, ऐसा कोई कानून नहीं। जमीन की उसी से पहचान रहेगी। और जो अपना तो उसमें माल क्या बेचना समस्या है कि अगर जमीन की पहचान के लिए कार्ड मिल रहा है तो? और जो माल है वो नहीं बोल रहे कि सीधा मंडी में बेच सकते, एनएसपी लगेगी क्या नहीं लगेगी, हाँ, तो बताओ। किसान को कार्ड मिलेगा तो क्या दिक्कत है उससे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। उससे दिक्कत ही दिक्कत है। क्यों? आधार कार्ड राशन कार्ड से क्या दिक्कत होती है? आधार कार्ड राशन कार्ड से तो प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने बोला प्रॉब्लम तो नहीं। वो भी तो वैसे एक पहचान पत्र है आपकी जमीन का, उसमें दिक्कत क्या है? मैं दिक्कत समझना चाह रहा जो चल रहा है इससे क्या प्रॉब्लम है आप ये बताओ। जो चलता आ रहा है पहले से ही, उससे तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। हूँ, इसलिए किसान का कार्ड नहीं बनना चाहिए। है कार्ड क्या का बनेगा बताओ? जो अपने कागज में ही रहने चाहिए ना आदमी के पहले, अच्छा, जैसा है वैसा ही रहे। वैसे ही जैसे है ऐसे ही रहे। क्या नाम है आपका? राहुल अग्रवाल। क्या करते हैं राहुल? चाट की शॉप है जी। चाट की शॉप है? मेरठ की चाट तो सुना था मशहूर है, मुजफ्फरनगर की भी मशहूर है क्या? जी बढ़िया। कामकाज कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। और किस पार्टी का माहौल दिख रहा है? सही है, बहुत बढ़िया माहौल हो रहा है। हाँ? बढ़िया चल रहा है माहौल भी। माहौल भी बढ़िया चल रहा है। चलिए इस बढ़िया माहौल को अभी ख़त्म करते हैं। यहाँ पे माहौल बढ़िया बना रहे, ख़ास तौर पे मुजफ्फरनगर का माहौल ठीक रहे, ये बड़ा ज़रूरी है। और परवेज साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि आप किसानों के नेता हैं, थोड़ा कानूनों को पढ़ लीजिए, आलोचना खूब करिए जम के। देश के तमाम विद्वान कर रहे हैं, ऐसे स्वीपिंग रिमार्क देने से आपका आंदोलन कमज़ोर होता है। मसला ये है। क्या आपके कागज़ आ गए हैं? अगर आप ये वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा किस कागज़ की बात हो रही है। योगी जी ने जांच कराई, हाँ? कब्जा अवैध जांच कराई थी 19 में। हाँ, जरा इधर आइए अमित जी, ये माइक पकड़िए।
मास्टर विजय सिंह पुत्र स्वर्गीय भगत सिंह, वांछित सूचना प्रेषित है। ये तो आपकी एक सेकंड, ये तो आपकी एप्लीकेशन है, हैं? ये जांच रिपोर्ट है। जांच रिपोर्ट है। ये जांच रिपोर्ट किसने सब नहीं, ये तो आपने, ये आख्या किसकी दी है? एक सेकंड किस समय जगत सिंह परिवार के ने अपनी प्राइवेट संबंधी करके जूनियर स्कूल की स्थापना कर ली। अंत में एसडीएम की रिपोर्ट है पूरी एसडीएम की रिपोर्ट है। इसकी वादों को निवासी नहीं, शिकायत सही पाई गई थी। बिल्कुल सही बात है, ये शिकायत सही पाई गई। उप जिलाधिकारी के इसमें दस्तखत हैं और ये प्रमाणित प्रतिलिपि है कि अवैध कब्जा। अब इसमें आगे बेदखल कैसे किया जाएगा? सरकार करावे, सरकार करावे भैया, सरकार करावे, गौशाला बनावे, कोई और चीज बड़ा प्रोजेक्ट बनावे, बहुत जरूरत है। ये 4000 बीघे जमीन है। देखिए मसला एक ज़मीन का नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार इस बात का दावा करती है कि हमने भू माफियाओं को बेदखल किया है। तो ये एक उदाहरण है और इसकी नज़ीर को दूसरी जगह भी किया जा सकता है, इसकी लर्निंग्स को भी, कि अगर कहीं किसी ने कब्जा कर रखा है सरकारी ज़मीन पे, ख़ास तौर पे अगर वो लोग रसूखदार हैं, तो कार्रवाई होगी, तो उसका असर पड़ेगा। बाकी आपने ये मुजफ्फरनगर के तमाम तर्क सुने। अभी हम लोग जानसठ जाएंगे, पुरकाजी जाएंगे, अलग अलग वर्ग के लोगों से अलग अलग विषयों पर बात करेंगे। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। कौन से सवाल का जवाब है यूपी? कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी? बवाल, कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी? किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी? खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी? बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी?